आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो लिपि के विकास से है। लिपि के विकास का मूल तात्पर्य कहीं न कहीं मानव समाज के मध्य, उनके अंतर संबंधों के मध्य, उनके पारस्परिक वार्तालाप के मध्य में संपर्क स्थापित करने के लिए किया गया है। लिपि एक प्रकार से संप्रेषण का मुख्य माध्यम है। यह कम्युनिकेशन का मुख्य माध्यम माना जाता है। लिपि पर ही भाषा को सार्थकता मिलती है। जो हम अगर लिपि के विकास के संदर्भ में देखें तो पहले देखते हैं लिपि का जो मुख्य तात्पर्य होता है, स्क्रिप्ट या लिपि का मूल तात्पर्य है कि समाज द्वारा स्वीकृत ऐसे चिन्ह जिन पे भाषा को सार्थकता मिलती है, जिसमें भाषा चरितार्थ होती है, जिसमें भाषा समन्वित होती है, तो उसे हम कहते हैं लिपि। ठीक है, तो मतलब लिपि का तात्पर्य होता है समाज द्वारा स्वीकृत चिन्ह जिनके आधार पे हम उसे प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने चर्चा किया कि एलिफेंट है, एलिफेंट को जब तक हम फोनेटिक वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, तब तक हम उसे भाषा के आधार पर नहीं जान सकते हैं। तो जो एलिफेंट है वह क्या है, एक चित्र है, चित्रात्मक अवधारणा है, पिक्टोग्राफिक सेंस है, जिस पे हम भाषा के माध्यम से उसे सार्थक बनाते हैं। तो जब भी किसी लिपि को, किसी चिन्ह को हम फोनेटिक वैल्यू देते हैं तो वह भाषा के रूप में जानी जाती है। तो लिपि, प्राचीन काल में लिपि का बहुत सारा विकास हुआ। वास्तव में लिपि और भाषा मुख्यतः कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण माध्यम है। और कम्युनिकेशन का मूल तात्पर्य होता है कि समझ के साथ सूचनाओं का प्रेषण ही संप्रेषण होता है। इसका मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन विथ अंडरस्टैंडिंग इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें जो बातें कही जाएं, जिस दृष्टिकोण और जिस मंतव्य के साथ आपसे कोई बात कही जाए, वह उसी दृष्टिकोण और उसी मंतव्य के साथ, चाहे वो लिपिगत बात हो चाहे भाषागत बातें हों, अगर आप उसी वैल्यू में उसको समझ जाते हैं तब ये समझ लीजिए कि वही आपका सार्थक कम्युनिकेशन है, वही आपका मूल संप्रेषण है, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। तो जो लिपि का विकास है, लिपि की अवधारणा अगर हम प्रारंभिक काल में देखें तो यह कह सकते हैं कि मानव के विकास के साथ ही साथ लिपि भी किसी न किसी रूप में विकसित रहा होगा, क्योंकि बिना किसी न किसी प्रकार के लिपि या भाषा के बिना मानव अपने बीच में किसी प्रकार का भी संप्रेषण, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं कर पाता होगा। और मानव समाज बिना कम्युनिकेशन के रह नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये माना गया कि प्रारंभिक अवधारणा में जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ होगा, तब भी हमारे पास कहीं न कहीं कम्युनिकेशन के माध्यम के रूप में कुछ न कुछ लिपिगत अवधारणा रही होगी। जैसे पिक्टोग्राफ है, जैसे आपका पिक्टोग्लिफ है, जैसे आपका एंटिग्लियोस है। ये क्या, देखिए पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि पत्थर पे बनाए गए चित्र। जैसे जो पत्थर और चट्टानों पे बनाए गए चित्र हमें मिलते हैं, यह चित्र कहीं न कहीं इन चित्रों के माध्यम से भी कम्युनिकेशन किया जाता है। यह भी एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन चित्रों के माध्यम से भी, ठीक है, हम कम्युनिकेशन को देखते हैं। दूसरी बात, ठीक है, तो और दूसरी बात यह कि इन चित्रों के माध्यम से एक तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरा कहीं न कहीं अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का भी कार्य होता है। जैसे कि वर्तमान में आप देखेंगे जो संथाल जाति थी, संथाल जाति जब किसी जानवर का उसे शिकार करना होता था तो उस शिकार से पहले वो लोग क्या करते थे, उस जानवर का चित्र बना देते थे। तो उसके माध्यम से अपने लोगों के बीच में, अपनी जनजाति, अपने ट्राइब्स के बीच में वह अपनी सूचनाओं को संप्रेषित कर देते थे या एक दूसरे को सूचना दे देते थे। तो जो पिक्टोग्राफ है, यह पत्थर या चट्टानों पे बनाए गए चित्र होते हैं। जो आपका पिक्टोग्लिफ होता है, यह गुफाओं के अंदर बनाए गए चित्र होते हैं, जैसे आप गुफा चित्रकारी के साक्ष्य देखते होंगे। जो गुफा चित्रकारी का विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य है, यह मिलता है स्पेन के अल्तमीरा की गुफा से। गुफा चित्रकारी का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, यह स्पेन के अल्तमीरा की गुफा से मिलता है, जिसे मारिया सातुलोवा ने खोजा है। और जो पिक्टोग्राफ है, जो पत्थर या चट्टानों पर बनाए गए चित्र हैं, इसके प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिलते हैं
आपके सुलावेसी द्वीप समूह से, जो इंडोनेशिया में है सुलावेसी द्वीप समूह, वहाँ से हमको इसके चित्र बनते हैं। जो एंटीग्लियोस होते हैं, इसका मतलब होता है कि जब कभी कभी क्या होता है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब बड़े बड़े जानवर क्या होते हैं, रेगिस्तान के एरिया में अपने पैरों से और अन्य माध्यम से क्या करते हैं, वो एक प्रकार की रेखा आकृति बनाते हैं, जो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि यह पशुओं की कोई सभा हो रही है, कोई असेंबली बैठी है, उसे कहते हैं एंटीग्लियोस। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार के, तो प्रारंभिक अवधारणा में एक कम्युनिकेशन के माध्यम ये भी माने जा सकते हैं। तो लिपि और जो भाषा का विकास है यह क्रमिक रूप से आगे चला, और लिपि और भाषा के विकास के संदर्भ में अनेक अवधारणा आई। जैसे वर्तमान में नोम चोम्स्की का लिंग्विस्टिक हिस्ट्री, ठीक है, महत्वपूर्ण इतिहास लेखन है। इसे कहते हैं लिंग्विस्टिक हिस्ट्री का तात्पर्य होता है भाषा वैज्ञानिक इतिहास, इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका होगा लिंग्विस्टिक हिस्ट्री। यह किसका है? तो एक हो गया लिंग्विस्टिक हिस्ट्री, और यह नोम चोम्स्की का सिद्धांत है। दूसरा, इसी में जो यह भाषा विज्ञान की बात करता है, ठीक है, और इसी में एक अन्य अवधारणा है जो अक्षरों के माने का मतलब अक्षरों की मीनिंग बताता है, उसे हम कहते हैं सिमेंटिक हिस्ट्री। सिमेंटिक SEMANTIC सिमेंटिक हिस्ट्री। यह बताता है, यह शब्दों के अर्थ को बताने वाला इतिहास होता है। ठीक है, शब्दों के अर्थ को बताने वाला इतिहास होता है, जिसे हम कहते हैं आपका सिमेंटिक हिस्ट्री। इन दोनों में भी मुख्यतः यह पता चलता है कि शब्दों का इतिहास कैसा है, शब्दों में परिवर्तन कैसे हो रहा है। जैसे एक अवधारणा है कि गोपद से लेकर भूपद तक, तो जो गाय का संरक्षक था राजा, जो कबीलाई समाज का एक साधारण सरदार होता था, वह कैसे भाषागत अवधारणा के विकास के साथ साथ और कैसे उसके राजत्व की अवधारणा में भी परिवर्तन होता है, तो दोनों के अन्योन्याश्रित संबंध को व्यक्त करता है। तो वह कहलाता है गोपद से लेकर भूपद तक। मतलब गाय का स्वामी कबीलाई या ट्राइबल स्टेट में जो राजा सामान्यतः कबीले का सरदार होता था, गायों का रक्षक माना जाता था, वह आगे चल के कैसे भूमि का संरक्षक हो गया, कैसे एक सामंतवादी अवधारणा के रूप में समाज बदल गया, तो इससे हमें पता चलता है। तो मतलब कि शब्दों का भी अपना इतिहास होता है, शब्दों का जो अर्थ होता है उसे हम देखते हैं सिमेंटिक हिस्ट्री में, और लिंग्विस्टिक हिस्ट्री में देखते हैं। नोम चोम्स्की का इतिहास आगे देखते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐतिहासिक अवधारणा में शब्द और उनके विकास की अवधारणा को भी देखा जाता है। इसी के तहत जब हम लिपि के अंतर्गत हम अभिलेखों का जब अध्ययन करते हैं, तो वह होता है आपका जो अभिलेख का शिलालेख, जो बेसिकली शिलालेखों का अध्ययन होता है, वह हम कहते हैं पैलियोग्राफी के अंतर्गत मुख्यतः हम लिपियों का अध्ययन करते हैं, पैलियोग्राफी, जिसमें हम लिपियों का अध्ययन करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इसको क्या होता है, इसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। ठीक है, और एपिग्राफी में हम, ठीक है, अब जब लिपियों का अध्ययन है, मतलब समझिएगा लिपि, इसमें लिपियों में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा अक्षर, उनकी बनावट विधि, उनके आकार प्रकार, और उसमें होने वाले परिवर्तन। जैसे पढ़ते हैं ना, अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, मरणोत्तरकालीन ब्राह्मी लिपि, गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि, तो ऐसे ही। और मुख्यतः हम जो शिलालेखों का अध्ययन करते हैं वह किस में आता है, वह आता है आपका एपिग्राफी में। तो वो होगा आपका, यह लिपियों का है, वह है शिलालेखों का अध्ययन या अभिलेखों का अध्ययन, यह कहलाता है आपका एपिग्राफी। ठीक, यह कहलाता है आपका एपिग्राफी। तो ये तो महत्वपूर्ण अवधारणा हुई प्रारंभिक रूप से जिसे कर सकते हैं। तो प्रारंभ में जो
कम्युनिकेशन का मुख्य माध्यम था वो चित्रात्मक प्रवृत्ति के रही है, चित्रों के माध्यम से, भावों के माध्यम से व्यक्ति अपने मनोभावों को व्यक्त करता था। अगर लेखन कला की प्राचीनता में जाएं, अगर हम लेखन कला की प्राचीनता में जाएं तो हम पाते हैं कि भारत की विश्व इतिहास में लेखन कला का आविष्कार सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता में हुआ है। विश्व इतिहास में लेखन कला का, ठीक है, विश्व इतिहास में लेखन कला का जो शुरुआत हुआ है सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता में हुआ है। और सुमेरियन सभ्यता में लगभग 3000 ईसा पूर्व में पहली बार कहा जाता है कि सुमेरिया में लेखन कला का विकास हुआ और बाद में लेखन कला धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में फैलती है। जबकि अगर इस लेखन कला के बाद और देखें, जहाँ तक कागज़ के आविष्कार की बात है, कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ है लगभग 100-105 ईसा पूर्व, 100-105, ठीक है, 100-105 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, ईसा पूर्व के आसपास ठीक है, 100 या 105 ईसा पूर्व के आसपास चाइना में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ, ठीक है। लेखन कला सबसे पहले सुमेरिया में आई, ठीक है, सुमेरिया सभ्यता में, जबकि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। और कागज़ का आविष्कार चाइना में किसने किया है? काई लुन ने किया है। काई लुन, इसीलिए काई लुन को कागज़ का संत भी कहते हैं। तो लेखन कला में कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चाइना ने किया है और जिसने किया है उनका नाम है काई लुन। और कागज़ जो शब्द है यह अरबी शब्द है। कागज़ आपका अरबी शब्द है जिसका आविष्कार चाइना में हुआ है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कागज़ का जो सबसे पहला उदाहरण मिलता है वह उदाहरण आपको मिलता है गुजरात में। गुजरात के में 13वीं शताब्दी में, कभी कभी कुछ इतिहास का 12वीं शताब्दी में मानते हैं, तो मान चलिएगा कि 12वीं-13वीं शताब्दी में गुजरात में एक संस्कृत की पांडुलिपि मिली है। संस्कृत में लिखी गई पांडुलिपि मतलब होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब जो हाथ से लिखी गई हो। तो जो संस्कृत का पांडुलिपि मिली है, मैन्यूस्क्रिप्ट मिला है, एक गुजरात में संस्कृत में लिखा गया है। यही भारत में, ठीक है, यही आप कह सकते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, यह आपके कागज़ का प्रारंभिक उदाहरण है, कागज़ का प्रारंभिक उदाहरण है। और दिल्ली सल्तनत काल में अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कागज़ का प्रयोग हुआ, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का समय मान लीजिए 1206 से अगर हम माने, कुछ लोग 1208 से मानते हैं, 1206 से अगर 1210 तक माने तो मतलब 13वीं शताब्दी हो गया। तो हम मान चलते हैं कि 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी में भारत में लेखन कला के रूप में कागज़ का आविष्कार हो चुका था, जिसके पहले साक्ष्य गुजरात में प्राप्त हो चुका है। तो सल्तनत काल में ये, अच्छा, जो भारत में पहली कागज़ की मिल बनाई गई वह कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन के समय बनाया गया। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन के समय में भारत में पहली कागज़ की मिल बनाई गई। आगे समझिएगा। और आधुनिक काल में अगर देखें तो आधुनिक काल में कलकत्ता में एक जगह है हुगली नदी के पास, वहाँ जगह है बाली। बाली में आधुनिक अर्थों में पहली बार कागज़ का, ठीक है, कागज़ का उत्पादन शुरू हुआ, कागज़ की मिल बनाई गई। कब? आधुनिक अर्थों में या आधुनिक काल के संदर्भ में हुगली नदी के पास स्थित बाली में जो पहला कारखाना कागज़ का बनाया गया वह आधुनिक काल का उदाहरण है। जबकि इसके पहले पूछेगा तो जैनुल आबदीन के समय कश्मीर में। अमीर खुसरो ने भी अपने ग्रंथों में कागज़ का उल्लेख किया है। उन्होंने 3 प्रकार के कागज़ का उल्लेख किया है। एक है आपका समी, दूसरा है सादा और तीसरा है रेशमी। तो समी और सादा और रेशमी जो है यह भी क्या है? यह भी कागज़ के प्रकार हैं जिनका उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है। तो ये तो जो महत्वपूर्ण अवधारणा है आपके कागज़ के संदर्भ में हमें प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हम लोग फिर इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चलते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मैंने चर्चा किया कि सबसे पहले विश्व में लेखन कला का आविष्कार जो हुआ है वह हुआ है सुमेरिया में, और उसके बाद वह आगे क्रमिक विकास किया। सुमेरिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता में भी हमें कागज़ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
जो सुमेरिया सभ्यता है, ठीक है, सुमेरिया सभ्यता में जो हमें लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, इसकी लिपि आपको पूछ सकता है क्योंकि यह बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के आसपास कंटेम्प्रेरी सभ्यताएं हैं। इसकी जो सुमेरिया की लिपि है उसे हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म लिपि या तिलाक्षर लिपि। तिलाक्षर लिपि या इसे कहते हैं क्यूनिफॉर्म, इसे कहते हैं हम क्यूनिफॉर्म लिपि, क्यूनिफॉर्म या तिलाक्षर। क्यूनिफॉर्म लिपि यह क्या होता है? क्यूनिफॉर्म लिपि में क्या होता है, इसमें जो अक्षर लिखे जाते थे, ठीक है, वे अक्षर नुकीले होते थे, अपने अंतिम समय थोड़ा सा नुकीले बनाए जाते थे, लंबे और नुकीले होते हैं। और दूसरे, ठीक है, ये क्यूनिफॉर्म कहलाते हैं। दूसरी खासियत क्या होती है क्यूनिफॉर्म लिपि की, यह लिपि बहुत सारी मिट्टी की पट्टिकाओं पे, मिट्टी की पट्टिका होती हैं, उसी पट्टिकाओं पे लिखे जाते थे। तो पहले गीले मिट्टी पे लिखा जाता था, बाद में इसको पका दिया जाता था, तो पका के रख देते थे। तो ये लिपि को संरक्षित करने की पद्धति हो गई, समझिए, प्राचीन काल में मिलती है। तो इसी पट्टिकाओं पे जो लिखते थे उसी को आग में पका देते थे और आग में पकाने के बाद उसको रख देते थे। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य जो होते हैं, हमको असुर बनिपाल के समय में हमको बहुत सारी ऐसी पट्टिकाएँ प्राप्त होती हैं और इन पट्टिकाओं से ही हमको पता चलता है कि लिपि को संरक्षित भी किया जाता था और लिपि का प्रयोग भी किया जाता था। तो एक सुमेरिया लिपि हो गया। अब दूसरा देखिए, मिस्र में जो लिपि थी, मिस्र की लिपि थी आपका हायरोग्लिफिक, ठीक, हायरोग्लिफिक। यह जो हायरोग्लिफिक लिपि है, ठीक है, यह मिस्र की लिपि है। हायरोग्लिफिक लिपि में कहा जाता है कि जो अक्षर की बनावट विधि है या जो उसके लेखन की शैली है, ठीक है, इसमें भी मुख्यतः भावों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया है, या चित्रों और भावों के माध्यम से ही इसमें मुख्यतः कम्युनिकेशन किया गया है। यह कहा जाता है कि मिस्र में भले ही एक यह लिपि हायरोग्लिफिक प्रचलित था, लेकिन साथ साथ ही मिस्र में एक और लिपि प्रचलित था जो कि वह आम भाषा के रूप में कार्य करती थी। उसका नाम था हेराटिक। उसका नाम था, एक और लिपि थी, उसका नाम था हेराटिक। ठीक है, तो यह एक प्रकार से हेराटिक जो थी, यह क्या था, यह बेसिकली ऐसा स्क्रिप्ट थी जो डे टू डे रोज़ प्रयोग की जाती थी। इसको बोलते थे हेराटिक लिपि। और हायरोग्लिफिक लिपि तो थी ही, वह एक प्रकार से समझ सकते हैं राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाने वाली लिपि होती है। ये आपका अभी विश्व परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो लेखन कला का आविष्कार हुआ या लेखन कला की जो बात हुई, कहा जाता है कि भारतीय लिपियों में सबसे जो पहली लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। अब ब्राह्मी लिपि जो बने है भारतीय लिपियों में, भारतीय संदर्भ, भारतीय लिपियों के अगर विकास को हम देखें तो भारत माना जाता है जो पहली लिपि है वह आपकी है ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मी जो थी यह ऋषभदेव की पुत्री थी। ऋषभदेव आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर और 15वें कुलकर। प्रथम तीर्थंकर और 15वें नंबर पर थे कुलकर। कुलकर की चर्चा मैंने किया था। कुलकर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मानवता के विकास में, सभ्यता संस्कृति के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ऐसे व्यक्तियों को जैन धर्म में कुलकर कहा गया है, कुलकर। उस क्रम में ऋषभदेव का स्थान 15वां है और ऋषभदेव का स्थान तीर्थंकरों में, ठीक है, पहला है। तो ब्राह्मी लिपि के विकास की बात हो रही है। अब ब्राह्मी लिपि के अगर विकास को हम देखें, जैसा कि माना जाता है कि भारत की प्राचीनतम लिपि है, ठीक है,
एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हम पाते हैं कि ब्राह्मी लिपि का जो है क्रमिक विकास हुआ है यह अशोक से पूर्व हुआ है। अगर अशोक से पूर्व हुआ है, ठीक है, अभी हम हड़प्पाई लिपि पर नहीं जा रहे हैं, समझिएगा कि यह अशोक से पूर्व ब्राह्मी लिपि आती है। इस अगर अशोक से पहले लिपियों का साक्ष्य देखा जाए तो हमें सबसे प्राचीनतम वर्तमान में भारत का अभिलेख कौन सा है? वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है बडाली अभिलेख। बडाली अभिलेख आपका राजस्थान में प्राप्त हुआ है, राजस्थान के अजमेर में प्राप्त हुआ है, राजस्थान के अजमेर में मिला है बडाली अभिलेख। बडाली अभिलेख जो है, यह बडाली अभिलेख मुख्यतः इस अभिलेख में महावीर स्वामी के निर्वाण का उल्लेख मिलता है। बडाली अभिलेख जो है इसमें महावीर स्वामी के निर्वाण का उल्लेख मिलता है और बडाली अभिलेख वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। तो इसका मतलब अभिलेखिक साक्ष्य लेखन कला का हमको कम से कम बडाली से मिला या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसी के आसपास का एक और अभिलेख है जिसका नाम है पिपरावा अभिलेख, ठीक है, जिसमें मुख्यतः बौद्धकालीन सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद के अभिलेखों में आपका आता है महास्थान अभिलेख और सोहगौरा अभिलेख, और उसके बाद आपका आते हैं अशोक के अभिलेख। तो इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय कंसर्न में अगर अभिलेखिक लिपिगत विकास देखा जाए तो हमको कम से कम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अभी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर हम हड़प्पा में जाएं तो हड़प्पा का जो कालक्रम है, हमने कहा हड़प्पा का जो मूल कालक्रम है यह कब है? यह लगभग जो विकसित हड़प्पा का स्वरूप है, जो मैच्योर हड़प्पन टाइम्स है, वह लगभग पड़ा है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1500 के बीच में है। जबकि हड़प्पा सभ्यता में जो प्राक हड़प्पाई संस्कृतियों का विकास हुआ है उनका जो समय है वह लगभग माना जाता है आजकल राखी गढ़ी की खुदाई के आधार पर 7 से 8000 ईसा पूर्व तक। तो 7 से 8000 ईसा पूर्व तक अगर बात करें, ठीक है, तो यद्यपि हमारे पास उस समय लेखन कला का कोई भी जानकारी नहीं मिल पाया। हमारे पास जो लेखन कला की जानकारी मिल रही है वह ज़्यादातर जो साक्ष्य मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वह मुख्यतः उनकी तिथि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो मान सकते हैं वह हम मान सकते हैं अधिकतम 2500 से 3000 ईसा पूर्व तक। तो 2500-3000 ईसा पूर्व में हम मान सकते हैं कि लिपि के विकास को हम मान सकते हैं या देख सकते हैं। तो ये और चूँकि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल मिला है वह कहाँ से मिला है? वह हमें मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हड़प्पा लिपि के जो सबसे बड़ा साक्ष्य हमें मिला है वो कहाँ से मिलता है? वह साक्ष्य हमको मिल रहा है आपका धौलावीरा पे साइन बोर्ड है। अब ऐसी कंडीशन में कुल मिला के हमें कह सकते हैं कि हड़प्पाई लिपि चूँकि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, उसको डिसाइफर नहीं किया जा सका है, उसका वाचन नहीं किया जा सका है, और उसका वाचन न किए जाने के कारण मानवीय इतिहास की संरचना में और हड़प्पाई इतिहास की पुनर्रचना में इसका कोई योगदान नहीं मिल पाता है। तो मानव सभ्यता का ऐसा कालखंड, ऐसा समय जिसके संदर्भ में हमारे पास लिखित जानकारी हो लेकिन उसको डिसाइफर न किए जाने के कारण, उसका इंटरप्रिटेशन न किए जाने के कारण हम उसका उपयोग या उसका योगदान या उसका यूटिलाइजेशन हम इतिहास के पुनर्निर्माण में न कर सके, तो ऐसे कालखंड को हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो का मतलब होता है अर्लीस्ट, प्रारंभिक इतिहास, और प्री का मतलब होता है इतिहास पूर्व, पहले का इतिहास, पूर्व इतिहास। तो इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को न पढ़े जाने के कारण, उसका डिसाइफर न किए जाने के कारण ही हड़प्पा संस्कृति को हम आद्य इतिहास काल में रखते हैं। इसको हम आद्य इतिहास काल या प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हो गया प्रोटो हिस्टोरिक एज। अब आगे समझिए कि प्रोटो हिस्टोरिक एज में ये हो गया चूँकि डिसाइफर नहीं हो पाया। अब चूँकि डिसाइफर नहीं हो पाया तो इसका मुख्य कारण क्या है? कभी पूछेगा हड़प्पा लिपि के न पढ़े जाने का एकमात्र एक कारण बताइए। कभी अगर पूछे आपसे कि हड़प्पा लिपि न पढ़े जाने का कारण, केवल एक कारण बताइए जो सबसे मेन हो, तो वह है बाइलिंगुअल न होना। हड़प्पा लिपि द्विभाषी न होना इसके पढ़े न जाने का मुख्य कारण है। द्विभाषी या दो भाषाई, ठीक है, द्विभाषी। तो हड़प्पा लिपि का द्विभाषी बाइलिंगुअल न होना, दो भाषाओं में न होना
हड़प्पा लिपि के न पढ़े जाने का मूल कारण है। ठीक है, कोई भी लिपि तभी पढ़ी जा सकती है जब वह कम से कम दो भाषाओं में मिले। एक लिपि मिला है तो एक उसका प्रोनाउंसिएशन हो किसी भाषा में, और जब लिपि दो भाषा में नहीं मिलेगी, ठीक है, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे। किसी बच्चे को एलिफेंट दिखाइए और उसको बताइए मत कि एलिफेंट है, तो वो कभी नहीं जान पाएगा कि यह एलिफेंट है कि यह बफैलो है। ठीक है, तो दोनों समझेगा एक ही। हाँ, बफैलो भी नहीं बताएंगे तो वो दोनों नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मतलब है कि द्विभाषी न होना हड़प्पा संस्कृति के न पढ़े जाने का मूल कारण है। अब आगे हम आते हैं। आदि इतिहास के अंतर्गत हम हड़प्पा के साथ ही साथ वैदिक संस्कृति को भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? वैदिक काल प्रोटो हिस्ट्री में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि चूंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि जो आर्यावर्त की संस्कृति, जो आर्य संस्कृति इतनी विकसित संस्कृति है जिसने भारतीय संस्कृति सभ्यता का मूल आधार प्रस्तुत किया, ऐसा कालखंड मानव इतिहास का या भारतीय इतिहास का, ठीक है, जिसने भारत को एक सांस्कृतिक एकीकरण दिया, भारत को राजनीतिक एकीकरण के सूत्र में प्राथमिक रूप से बांधा, और भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, ठीक है, अध्यात्म आदि का मूल आधार जो संस्कृति रही है, वह संस्कृति लेखन कला से अनभिज्ञ हो, यह कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि प्रारंभिक रूप से ऐसे वस्तुओं पे, ऐसे माध्यम, ऐसे साधनों का प्रयोग लेखन कला के रूप में किया गया हो जो समय के साथ या आगे चल के समाप्त हो गई होंगी, नष्ट प्राय हो गई होंगी, ऐसी वस्तुएं जिन पे लिखा गया हो, इसीलिए हमें वह प्राप्त नहीं हो पाती हैं। इस आधार पे चूंकि यह नहीं कह सकते हड़प्पा सभ्यता में वैदिक संस्कृति में लेखन कला नहीं रहा होगा, हमें मानते हैं कि वैदिक काल वाले भी लेखन कला जानते होंगे। भले ही वेदों पे जो पहली कमेंट्री मिली है वह 14वीं शताब्दी में मिली है, जबकि ऋग्वेद की जो पहली पांडुलिपि मिली है वह मिली है आपका 10वीं शताब्दी की है, जिसे मैक्समूलर को प्राप्त हुआ है। यह कश्मीर में मिला है, जो कश्मीर के सारदा लिपि में लिखा गया है, कश्मीर में प्रचलित सारदा लिपि में लिखा गया है। लेकिन अगर 10वीं शताब्दी में मान लें तो हम वैदिक संस्कृति की बात कब करते हैं? 1500 ईसा पूर्व में, तब भी लगभग 1000-1500 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो लेकिन इसी आधार पर मानते हैं कि निश्चित तौर से भले ही ओरल ट्रेडिशन के रूप में ही सही, ये लोग अपनी बातों को हैंड टू हैंड उसको आगे बढ़ाते होंगे, अपने ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाते होंगे, इसलिए निश्चित तौर से उनको निश्चित तौर से उनके पास लेखन कला रहा होगा। हो सकता है ऐसे वस्तुओं पर इन्होंने लिखा होगा जो समय के साथ नष्ट हो गया होगा। इसलिए इस लेखन पद्धति का प्रयोग हमको तत्कालीन परिवेश में, हमको कंटेम्प्रेरी टाइम में नहीं मिल पाता है, इसीलिए इस कालखंड को भी हम मुख्यतः आदि इतिहास काल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे प्रारंभ में जो लेखन कला का माध्यम था, जो लिखा गया, वो कहाँ पे लिखा गया? वह बेसिकली लिखा गया आपका भोजपत्रों पर, वह बेसिकली आपका लिखा गया ताड़पत्रों पर, वह आपको लिखा गया कपड़े पर। तो अब जब इनके जो लेखन के माध्यम थे वह कभी भोजपत्र थे, ठीक है, तो कभी ताड़पत्र थे, कपड़े पे लिखा गया वस्त्र आदि पर जब लिखा गया तो ये चीज़ें नष्टप्राय थी, समय के साथ नष्ट हो गई। इसी पे लेखन कला हमें प्राथमिक साक्ष्य भी बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। आगे चल के तामपत्रों पे लिखा जाने लगा तो तामपत्रों पे भी लेखन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। कागज का आविष्कार तो बाद में हुआ, पहले तो यही आई। भोजपत्रों पर लेखन कला का प्राचीनतम साक्ष्य भोजपत्रों पर लेखन कला का प्राचीनतम साक्ष्य श्रृंगवेरपुर से मिलता है। श्रृंगवेरपुर से मिलता है, जो सोनाव के पास स्थित है, ठीक है, इलाहाबाद से प्रतापगढ़ रूट पे। तो आपका बेसिकली क्या है, भोजपत्रों पे लेखन का साक्ष्य इलाहाबाद में श्रृंगवेरपुर स्थित है। तो श्रृंगवेरपुर से में भोजपत्रों पे लेखन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। श्रृंगवेरपुर ओसीपी, जो आकर्ड कलर्ड पोटरी होती है, आकर्ड कलर्ड पोटरी ओसीपी के प्राप्ति का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, याद रखिएगा। ओसीपी यहाँ से प्राप्त होता है। दूसरा समझिएगा, तो एक तो यहाँ से ओसीपी मिलता है, आकर्ड कलर्ड पोटरी मिलता है। तीसरा क्या है साक्ष्य है? भारतीय इतिहास में वाटर प्यूरिफिकेशन, जल शुद्धिकरण का प्राथमिक दृष्टांत या उदाहरण हमें श्रृंगवेरपुर से मिलता है।
जल शुद्धिकरण प्रणाली का प्रारंभिक साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का हमको मिलता है सिंगवेरपुर से। यहाँ से एक क्षेत्र में 5 तालाब एक साथ मिले हैं और एक तालाब से दूसरे तालाब तक पानी को जाने के लिए सुविधा थी। इसका मतलब माना जाता है कि एक तालाब से पानी प्यूरिफाई होकर दूसरे तालाब तीसरे तालाब में जाता था। तो एक वाटर प्यूरिफिकेशन का भी यहाँ से माध्यम माना जा सकता है। हाँ, तो जबकि अगर हड़प्पा काल में पूछेगा तो हड़प्पा काल में जल निकासी की सबसे जो सर्वोत्तम व्यवस्था है वह धौलावीरा में मिलती है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जल शुद्धिकरण प्रणाली का भी हमको प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से भोज मिला है सिंगवेरपुर से। कुल मिला के ये जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं, ये प्रारंभिक साक्ष्य यह बताते हैं कि लेखन कला कहीं न कहीं चल रहा था किसी किसी स्वरूप में। जैसे कहा जाता है कि जो कपड़े पे लेखन कला का बहुत दिन से साक्ष्य रहा है। हमको ये भी साक्ष्य मिलता है कि जो पंजाब में हिंदू शाही राज्य था, हिंदू शाही राज्य का पूरा इतिहास जो था, ठीक है, वह रेशमी वस्त्र पर लिख के मंदिर पे टांगा गया था, इसका साक्ष्य मिलता है। इसी तरह कपड़े पर ही एक कला शैली के रूप में बड़ी फेमस हुई, वह नेपाल में प्रचलित एक कला है जिसका नाम है टंगानिका। तो नेपाल में प्रचलित कला है जिसका नाम है टंगानिका कला। इसमें क्या होता है, यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड कला है। इसके अंतर्गत टंगानिका कला, ठीक है, टंगानिका कला या टंगानिका कला के अंतर्गत मुख्यतः बौद्ध धर्म के कथानकों का आधार बना के बुद्ध, बोधिसत्व आदि को इसमें रेखांकित किया गया है, आदि को चित्रांकित किया गया है। तो कपड़े पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो चित्रांकन किया जाता है उस कला को नेपाल में कहा जाता है टंगानिका कला, जो वहाँ की फेमस कला है। तो कुल मिला के मतलब है कि इन सब जो नष्टप्राय साक्ष्य हैं, ठीक है, जो बेसिकली पेरिसेबल होते हैं, जो समय के साथ नष्ट हो सकते हैं या नष्ट हो जाते हैं, ऐसे वस्तुओं पर भी लेखन कला के हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही साक्ष्य प्रारंभिक रूप से रहे होंगे जो वैदिक काल आदि में लिखे गए होंगे और समय के साथ वो नष्टप्राय हो गए, नहीं मिल पाए होंगे, ठीक है। तो इसलिए भी हम उनको मान सकते हैं। दूसरा देखिए, इसके आगे तो ये कला हो गया। अब आते हैं हम लोग मूल हड़प्पा पे। तो कुल मिला के हड़प्पा सभ्यता में जो हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, लिपि का साक्ष्य, वह लिपि जो है मुख्यतः भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है जिसमें पिक्टोग्राफिक, जिसमें अपने बातों को, कम्युनिकेशन को मुख्यतः भावों के माध्यम से, मुख्यतः चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाए। तो ऐसी पद्धति को हम कहते हैं भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो जो लिपि हड़प्पा सभ्यता की है। अच्छा, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लिपि का जो सबसे बड़ा साक्ष्य मिला है वो धौलावीरा से मिला है और वह 57 सेंटीमीटर नहीं बल्कि वह 37 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर बड़ा है, जिसमें 10 अक्षर हैं। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें 10 अक्षर मिलते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लिपि का सबसे बड़ा जो साक्ष्य मिला है वो धौलावीरा से मिला है, जो 37 सेंटीमीटर लंबा है और इसमें कुल ऊंचा है और कुल मिलाकर इसमें 10 अक्षर प्राप्त होते हैं। हड़प्पाई लिपि, जिसे हमने कहा पिक्टोग्राफिक लिपि होती है, जो जिसमें भावों को या चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपने कम्युनिकेशन को, ठीक है, पूरा किया जाता है। कम्युनिकेशन को एक दूसरे से वार्तालाप किया जाता है। तो यह हो गया भाव चित्रात्मक। इस भाव चित्रात्मक में अनेक इतिहासकारों ने, ठीक है, जो इसमें शब्दों की बात किया, जो अक्षरों की बात किया, तो इतिहासकार दानी जिन्होंने महत्वपूर्ण इस पे काम किया, वे मानते हैं कि इसमें कुल मिला के लगभग 400 अक्षर हैं। तो इतिहासकार दानी के अनुसार हड़प्पाई लिपि में कुल मिला के लगभग 400 अक्षर प्राप्त होते हैं। अलग अलग समूह के जो 400 अक्षर बनाए गए हैं, अक्षर हमें कुल मिला के मिलते हैं। अब इस लिपि की जहाँ तक लेखन शैली की बात है, इस लिपि के जहाँ तक
लेखन शैली की बात है, इसके लेखन की जो शैली है वह वर्तमान से ब्राह्मी लिपि से उल्टा होता है। ब्राह्मी लिपि मुख्यतः बाएं से दाएं चलती है। मुख्यतः ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं चलती है और जो खरोष्टी लिपि होती है वह दाएं से बाएं चलती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं चलती है जिसमें हम लोग लिख रहे हैं, और खरोष्टी लिपि आपका दाएं से बाएं चलती है। लेकिन जो हड़प्पाई लिपि लिखा गया है, यह लिपि मुख्यतः इसके लेखन शैली जो है वह है दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, ठीक है, फिर बाएं से दाएं। मतलब इसके लेखन की जो शैली है वह इस तरफ से शुरू होती है, ऐसे आती है, इसके बाद यहीं से मुड़ के फिर ऐसे चली जाती है, फिर ऐसे आ जाती है, ठीक है। तो यह जो लेखन की शैली है, ठीक है, यह वैसे ही शैली है जैसे कि जो हल की जो प्लाउइंग होती है, हल की जुताई होती है, तो वह बिल्कुल सेम इसी रूप में होती है। इसीलिए इसे हम हलावर्त शैली कहते हैं। इसीलिए इसे हम कहते हैं हलावर्त शैली, जो हल की तरह कार्य करती है, जो हल जैसे जिस पद्धति से हल से जुताई होती है उसी पद्धति से काम करती है, इसे हलावर्त शैली कहते हैं। और इस शैली का एक नाम हो गया आपका इस शैली हलावर्त शैली, ठीक। दूसरा, जैसे जो काउस होती हैं, गाय होती हैं, जो जब वह यूरिनेट करती हैं, ठीक है, मेकिंग वाटर, उस टाइम में जिस पद्धति से वह मेकिंग वाटर करती हैं उस पद्धति के आधार पर इसका नाम दूसरा हुआ है गौमूत्रिका शैली, ठीक। इसका नाम हुआ है आपका, दूसरा नाम इसका है गौमूत्रिका शैली। तो एक नाम हो गया हलावर्त शैली, दूसरा हो गया गौमूत्रिका शैली, और तीसरा इसका नाम हो गया आपका ब्रास्टोफेदन शैली। ब्रास्टोफेदन शैली। तो हड़प्पाई लिपि के 3 नाम हैं, हलावर्त शैली, गौमूत्रिका शैली और ब्रास्टोफेदन शैली। ब्रास्टोफेदन शैली, ठीक। इन्हीं जो यह क्या है, याद रखिएगा, यह हड़प्पा लिपि के लेखन की शैली है। और हड़प्पा लिपि पूछेगा तो पिक्टोग्राफिक हो जाएगा, और हड़प्पा लिपि के लेखन की शैली पूछेगा तब हो जाएगा ब्रास्टोफेदन शैली। तो जो मूलतः ब्रास्टोफेदन शैली है वह हड़प्पाई लिपि के लेखन की पद्धति है, जो दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं चलती है, और ठीक है, और जो हड़प्पा लिपि है उसका नाम है आपका पिक्टोग्राफिक या भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। इसी तरह की जो लिपि शैली है या लेखन शैली है हमको अशोक के अभिलेखों में मिलती है। अशोक का एक अभिलेख है एरागुड़ी, जो अशोक का एरागुड़ी अभिलेख है आंध्र प्रदेश से मिला है। अशोक का जो एरागुड़ी लेख है जो बेसिकली आंध्र प्रदेश से मिला है, इस अभिलेख की जो लेखन की शैली है वह भी सेम ब्रास्टोफेदन शैली की तरह है। यह भी सेम ब्रास्टोफेदन शैली की तरह है। तो इस शैली को भी यह तो पूछता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जो अन्य के अपेक्षा उल्टा लिखा गया है या ब्रास्टोफेदन शैली भी लिखा गया है, वो हो जाता है एरागुड़ी। और द्विभाषी अभिलेख पूछता है तो आपका कंधार लेख हो जाता है। तो कुल मिला के ये महत्वपूर्ण इसके संदर्भ में आप जानकारी बता सकते हैं। इस प्रकार से जो लेखन की शैली है इसमें समझिएगा, इसमें ब्राह्मी खरोष्टी दोनों को मिक्स कर दीजिए, वही शैली है आपका हड़प्पाई लिपि की लेखन की शैली है। ठीक है, अब आते हैं जहाँ तक हड़प्पाई लिपि के डिसाइफर का प्रश्न है। डिसाइफर का मतलब हो गया उसके वाचन की बात है, उसको पढ़ने की बात है। तो यह हड़प्पा लिपि के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों ने लगभग शुरू में से प्रयास किया, आधुनिक समय तक लगातार उसके लेखन का प्रयास किया जा, उसके वाचन का प्रयास किया जा रहा है, उसको इंटरप्रेट करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको डिसाइफर करने का लगातार
प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से यह कहना मुश्किल है कि किसी को पूरी तरह से सफलता मिली हो। इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, 2-3 महत्वपूर्ण जो एग्जामिनेशन पॉइंट से महत्वपूर्ण है, वह है हड़प्पा लिपि पे सबसे पहली बार अपना विचार किसने व्यक्त किया है। तो हड़प्पा लिपि पे सबसे पहली बार विचार 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने व्यक्त किया है। कनिंघम जिसे भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम मुख्यतः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक भी रहे हैं, पुरातत्व, ठीक है। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। जबकि आपका जो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जन्मदाता पूछता है तो वह आपका आंसर हो जाता है रॉबर्ट ब्रसफुट, ठीक, रॉबर्ट ब्रसफुट। तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो गए। इन्होंने हड़प्पा लिपि पे सबसे पहली बार अपना विचार व्यक्त किया है। तो हड़प्पा लिपि पे विचार व्यक्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं ये। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे, एक क्वेश्चन आया था सिविल में कि 1857 की क्रांति पर सबसे पहली बार विचार व्यक्त करने वाले प्रथम भारतीय विद्वान या इतिहासकार कौन हैं। तो वे थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अपने ग्रंथ अस्वाब बगावत हिंद में पहली बार अपना विचार 1857 की क्रांति पर प्रस्तुत किया था। तो ये प्रथम भारतीय थे। वैसे जान लीजिएगा कि हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में पहली बार जो कोई विचार व्यक्त किया है वह व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा लिपि को पहली बार जो सबसे पहले लिपि को पढ़ने का शुरुआत किया है, ठीक है, विचार व्यक्त किया है कनिंघम ने, लेकिन हड़प्पाई लिपि को सबसे पहले जो पढ़ने का प्रयास किया है वह व्यक्ति हैं आपके इतिहासकार बैडिल। तो आपके बैडिल महोदय हो गए, आप बैडिल, इतिहासकार बैडिल। तो बैडिल महोदय ने हड़प्पा लिपि के संदर्भ में पहली बार इसे पढ़ने का प्रयास किया और वैज्ञानिक पद्धति पे इसे सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया है आपके 1934 में हंटर महोदय ने। 1934 हंटर महोदय। तो हंटर महोदय ने इसे वैज्ञानिक पद्धति पे पढ़ने का प्रयास किया। बैडिल महोदय ने इसे सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा लिपि पे सबसे पहली बार विचार अपना दिया, सबसे पहली बार विचार दिया। और इतिहासकार दानी ने इसके अक्षरों की संख्या 400 बताई। तो इतिहास का जो दानी हैं 400 वर्ड अक्षर, 400 अक्षर हड़प्पा लिपि में किसने बताया है? इतिहासकार दानी ने। ये महत्वपूर्ण लिपि शास्त्री हैं। तो कुल मिला के ये कहा सकता है कि हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में लगातार समय समय पे अनेक इतिहासकारों का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अभी तक हड़प्पा लिपि बाइलिंगुअल न होने के कारण अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस संदर्भ में एक शब्द और याद रखिएगा कि मेगस्थनीज ने कहा है, मेगस्थनीज कहता है कि भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ हैं। मेगस्थनीज कहता है भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ हैं, ठीक है। जबकि अगर देखा जाए तो मेगस्थनीज का जो कालखंड है वह लगभग आपका 302 ईसा पूर्व में आते हैं मेगस्थनीज। तो इसका मतलब होगा कि 4वीं शताब्दी का अंत इनका है और 3री शताब्दी में आते हैं। उस काल में कहते हैं भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ हैं, हाँ। जबकि हड़प्पा सभ्यता की अगर तिथि 2500 या 3000 ईसा पूर्व भी मान लिया जाए तो 3000 ईसा पूर्व या 2500 ईसा पूर्व तक ही हमारे पास लेखन कला के साक्ष्य मिलते हैं। वो अलग बात है कि हम उसे पढ़ नहीं पाए, उसे डिसाइफर नहीं कर पाए। तो यह कथन कि भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ हैं यह उचित प्रतीत नहीं होता है। तो कुल मिला के हड़प्पा लिपि के संदर्भ में आपके ये महत्वपूर्ण विचार रहे हैं, ठीक।